Give me 1 minute. Actually, I have to record the whole matter. This is why. Now I think it's visible, and now the whole class, the whole lecture will be recorded. And remember that key in my previous lecture, I just told you about the characteristics of drama. Key, what is a drama? Elements of drama. Then remember that key when I talked about elements of drama, I told you key you can just go with 7 elements of drama. 7 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया था, जिसमें से एक चीज मैंने आपको ये बताया था कि देयर इज व्हाट देयर इज स्टेज, कैरेक्टर, प्लॉट, स्पेक्टेटर, कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू विल कम टू नो सम अदर थिंग्स आई आल्सो टोल्ड यू। कुछ दूसरी भी चीजें मैंने आपसे शेयर किया था, तो वो सारी चीजें जो है दैट वाज देयर। So what I want to say, what I want to tell you, कि all these things I told you कि how you can understand the whole chemistry of drama, the whole characteristics of drama को हम कैसे समझ सकते हैं, उस पे क्या क्या चीजें हैं। तो उन सब चीजों को मैंने क्लियर किया था। फिर कल ये बताया था कि अरिस्टोटल ड्रामा को लेके क्या कहते हैं, उनका अपना। आर यू गेटिंग माई वॉइस? जस्ट आई वांट टू नो एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yeah, hamartia. There is hamartia. You will come to know that there is a word hamartia. I will explain it. I will explain it. Give me 1 or 2 minutes. Ki how? I just want to highlight my previous lecture. Ki what did I tell in my previous lecture? Then I will. Yeah, yeah. Then I will come to. Yeah, yeah. I will explain. Yeah. Okay. Okay. Hubris, hamartia, peripetia. Each and everything I will cover. Each and everything I will cover. Yeah. So what I, नहीं, अभी तो कंबाइंड चल रहा है। एक्चुअली आई थिंक कि अब अभी हम लोगों को चूंकि पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो आई थिंक कि मुझे लगता है क्लास को कंटिन्यू हम लोग होने दें। जिस टॉपिक पे हमें बात करना होगा वी कैन टॉक इंडिविजुअली, बिकॉज दोज थिंग्स विल कम, योर वॉइस विल कम, माई वॉइस विल कम। तो थोड़ा सा लेक्चर की ब्यूटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम लोग जरूर बात करेंगे इस पर हम जरूर, नहीं नहीं, डजेंट मैटर, इस पर हम बात करेंगे जरूर। तो आई वॉज टेलिंग टू ऑल ऑफ यू कि यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि in my previous lecture I told you what is drama. I just told you कि drama is ultimately what drama is. It's a type of literature. Yeah, it's a composition in the form of literature. You get what you get that there are 7 elements in drama. 7 elements पे मैंने बात किया था, जिसमें एक बात मैंने आपको बताया था स्टेज को लेकर, कैरेक्टर को लेकर के, डायलॉग को लेकर के मैंने बात किया था, स्पेक्टेटर्स को लेकर के बात किया था, प्लॉट को लेकर के मैंने बात किया था, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बात किया था, टेंशन भी उसमें मैंने इंक्लूड किया था कि जब गुड और बैड के बीच वो होता है तो वो सारी चीजें आती हैं। और मीडियम उसका बात किया था कि या तो वह पोएटिक लैंग्वेज में लिखा जाता है या तो प्रोजाइक लैंग्वेज में, और कभी कभार दोनों लैंग्वेज में लिखा जाता है। फिर कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया के पहले जो क्रिटिक हैं ड्रामा पर जिन्होंने बात करना शुरू किया वो अरिस्टोटल है। और अरिस्टोटल ने अपने ड्रामा में उन्होंने बताया कि अपनी किताब उन्होंने एक लिखा था जिसका नाम पोएटिक्स है। उस पोएटिक्स जो किताब है, उन्होंने उसमें ये बताया कि आप ड्रामा को खास करके जो ट्रेजिडी आई है आप उसको कैसे समझ सकते हैं, या ट्रेजिडी की क्या क्या खासियत होती है, कॉमेडी क्या खासियत होती है, या ड्रामा को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। तब उन्होंने बताया कि ड्रामा को ब्रॉडली जो है 2 हिस्सों को उन्होंने डिसाइड किया, एक हिस्सा ट्रेजिडी था, दूसरा हिस्सा आपका कॉमेडी था। मैंने कल आपको बताया था कि ट्रेजेडी में अनहैप्पी एंडिंग होता है, कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होता है। ट्रेजेडी में डार्क साइड ऑफ लाइफ होती है, कॉमेडी में लाइट साइड ऑफ लाइफ होती है। जो ट्रेजेडी होता है उसका जो एंड होता है वो ग्रेव यार्ड होता है, और जो कॉमेडी होता है उसका जो एंड होता है वो चर्च यार्ड होता है। इसके अलावा ट्रेजेडी में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ट्रेजिक एक्शन होगा, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होंगे, और डिसमेइंग और हॉरिबल एटमॉस्फेयर होगा। एज यू कम टू नो अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो मैं मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूँ, खासकर हैमलेट को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैकबेथ को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यू कम टू नो अबाउट दीज पॉइंट्स की वहां पर वो चीजें रही हैं।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब आप इस पर बात करते हैं कि डिसमेइंग एटमॉस्फेयर, फियरफुल एटमॉस्फेयर, हॉरिबल एटमॉस्फेयर एंड समथिंग, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा। यू विल गेट इवन इन मैकबेथ, थंडरिंग एंड लाइटिंग, एंट्री ऑफ थ्री विचेस, सुपरनेचुरल कैरेक्टर, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। मर्डर है, हॉरिबल एटमॉस्फेयर है, डिसमेइंग एटमॉस्फेयर है, फियरफुल एटमॉस्फेयर है। इवन एक क्रिटिक है, वो ये कहते हैं कि जो है द स्टेज ऑफ when Shakespeare play comes to end, we find that the stage is littered with corpses। जब जब जो है शेक्सपियर के प्ले का खात्मा होता है, तो हम ये देखते हैं कि पूरा स्टेज डेड बॉडी से भर जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेजिडी में डार्क साइड ऑफ लाइफ है। ऑन द अदर हैंड यू कम टू नो कि जो कॉमेडी है, कॉमेडी में आपको ये पता चलता है कि वहां पर क्या क्या है। इमोशन है, फीलिंग्स है, इमेजिनेशन है, ब्यूटी है, म्यूजिक है, रिडिकुलस एटमॉस्फियर है, हैप्पी एंडिंग है। सब कुछ थोड़ा सा बढ़िया होता है। थोड़ा सा एक ऐसा चीज होता है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लाइफ में डार्कफुल लाइफ नहीं होती, अनहैप्पी एंडिंग नहीं होता। मैरिज का कॉन्सेप्ट होगा, लव का कॉन्सेप्ट होगा, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट होगा, इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होगा, इमोशन होगा, फीलिंग्स होगी, जज्बात होंगे, इस तरह की। और कभी कभार उसमें माइनर सब्जेक्ट मैटर भी, जैसे अगर आप ग्रीक कॉमेडी की बात करेंगे तो ग्रीक कॉमेडी में रिडिकुलस एटमॉस्फियर है, माइनर सब्जेक्ट मैटर है, पेटी इश्यूज है, लस्ट की बात है, पैशन की बात है, और आयरनी है, सटायर है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि ड्रामा क्या है, अरिस्टोटल का क्या ओपिनियन है ड्रामा पर, खासकर ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर के। फिर मैंने आपसे ये बात किया कि आखिर जो ट्रेजेडी या कॉमेडी है ये क्या है। यह इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ड्रामा। ब्रॉडली यू विल कम टू नो ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेजेडी में और कॉमेडी में। फिर मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे कैसे चीजों को समझ सकते हैं कि ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ग्रीक ट्रेजेडी की बात होती है, तो अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को लेकर के कुछ बातें कही हैं। क्या-क्या बातें कही? थ्री यूनिटीज उन्होंने कहा है। थ्री यूनिटीज का मतलब टाइम, प्लेस एंड एक्शन। फिर आप एक चीज़ ये देखेंगे कि उन्होंने इसके अलावा कहा है कि जो हमारा ट्रेजेडी का हीरो होना चाहिए, वह कौन-सा हीरो होना चाहिए? वह ट्रेजिक एक्शन या ट्रेजिक कॉन्सेप्ट वाला हीरो होना चाहिए। ट्रेजिक एक्शन को से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट बात जो मैंने और कही हुई है या जो मैंने वहाँ पर वो किया हुआ है, वह कौन-सी बात थी? इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें पोएटिक लैंग्वेज में होनी चाहिए। किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? पोएटिक लैंग्वेज में। आपको जो भी चीज़ें वहाँ रखनी है, जो बात करनी है, दैट शुड बी इन पोएटिक लैंग्वेज। यह पोएटिक लैंग्वेज में होना चाहिए। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि जो मेरा कैरेक्टर होना चाहिए, जो हीरो होना चाहिए, ना तो वह सेटन हो, ना एंजिल हो। ना मतलब ना तो जो है राक्षसी प्रवृत्ति का हो, ना ही देवदूत हो, बल्कि इंसान हो। वह भी किससे संबंधित हो? एरिस्टोक्रेटिक क्लास से संबंधित हो। किंग्स हो सकता है, क्वीन्स हो सकती हैं। मतलब बड़े घराने से जिनके ऊपर राष्ट्र की ज़िम्मेदारी है, अगर उनके साथ कुछ घटित होता है, तो उससे पूरा राष्ट्र हिल जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो ट्रेजेडी है, उस ट्रेजेडी में उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं कि उसमें हाइमार्सिया है, ट्रेजिक फ्लॉ है, ह्यूब्रिस है, कैथार्सिस है, परगेशन है। और अभी जो है बात आई कि हमें उसको डिफाइन करना। तो कोई भी पॉइंट आप ये मान के चलिए कि आज की क्लास में ड्रामा से रिलेटेड कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। एंड विद इन 1 आवर आप ड्रामा क्या है, ड्रामा के एलिमेंट क्या है, वहाँ से लेकर के पोस्ट मॉडर्न ए तक का पूरा एक जगह आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो यू विल एन्जॉय लेक्चर, यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल कम टू नो द ब्यूटी ऑफ लेक्चर। और आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी बातें की गई हैं या की जा रही हैं। और मैंने पीडीएफ फाइल अपने ग्रुप में भेज दिया है, और जो और लोग हैं वहाँ पर भी मैं उसको भेज दूँगा। सो मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये तो मैंने बताया कि ड्रामा की उत्पत्ति ग्रीक में कैसे हुई, ग्रीक में जो है अरिस्टोटल क्या बात करते हैं, खासकर ग्रीक ट्रेजेडी को लेकर। लेकिन जब ड्रामा इंग्लैंड में आता है, तो इंग्लैंड में ड्रामा की शक्ल बिल्कुल अलग होती है। तब ड्रामा लिखा नहीं जाता था। और ये एक बात मैं कब कर रहा हूँ, एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। कल भी मैंने बताया था कि इंग्लैंड में ड्रामा की जो शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, वह कब देखने को मिलती है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है, इसका जो डेट है, यह जो कवर करता है 1066 से 1350। इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1066, 1066 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का पीरियड एंग्लो नॉर्मन पीरियड है। वहाँ जो ड्रामा आया था, उस ड्रामा में
रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर रहा, धर्म बहुत मायने रखता था वहां पर। और धर्म से रिलेटेड दो चीजें होती थी। एक तो ये होता था कि पूरे जो प्लेयर्स होते थे वो चर्च के सर्वेंट होते थे। चर्च में जो लोग सर्विस करते थे, चर्च में जो लोग जो है वहां पर होते थे, जो देवी या देवता की उपासना में लगे होते थे या ईश्वर की वंदना में जो लोग लगे होते थे, वही लोग जो है क्या होते थे, कैरेक्टर बन जाते थे। और दो विशेष अवसरों पर ड्रामा को वहां परफॉर्म किया जाता था। वह दो विशेष अवसर कौन कौन सा होता था? एक तो अवसर गुड फ्राइडे होता था, और दूसरा अवसर आपका क्रिसमस का होता था। यानी 25 दिसंबर जो क्रिसमस का दिन होता था, और दूसरा कौन सा दिन होता था? गुड फ्राइडे होता था। और दोनों हमें पता है कि यह किससे रिलेटेड है? जीसस क्रिस्ट के जीवन से रिलेटेड है। होता क्या था कि पहले लोग अनएजुकेटेड होते थे, और उनको एजुकेट करने के लिए, धर्म के बारे में शिक्षा शिक्षा देने के लिए, या जिंदगी में नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, ये जो जिम्मेदारी थी ये चर्च की होती थी। और चर्च के जो प्लेयर्स होते थे, या जो वहाँ के सर्वेंट होते थे, जो वहाँ के सेवक होते थे, वे लोग क्या करते थे, दो अवसरों पर चर्च के कैंपस में जो है, दो अवसरों पर, क्रिसमस पर, और क्रिसमस के साथ साथ किस पर? गुड फ्राइडे पर, वे लोग चर्च की प्रीमाइस में, चर्च के कैंपस में जो है, जीसस क्रिस्ट के जीवन से संबंधित रोल को प्ले करते थे। दे प्लेड द रोल रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट, because Jesus Christ is no more in this world. Then what happened with Jesus Christ? They have to inform to the people, they have to tell the people, then we come to know कि लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट वाज इमिटेटेड। जिसको रोल मॉडल बनाया गया, वो रोल मॉडल क्या थे? जीसस क्रिस्ट थे। सब्जेक्ट मैटर क्या था? धर्म था। और ड्रामा का ऑब्जेक्टिव क्या था? उस ड्रामा का ऑब्जेक्टिव यह था कि लोगों में क्या चीज होना चाहिए? स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, मोरालिटी होना चाहिए, लोगों में गुडनेस आना चाहिए, वर्च्यू आना चाहिए। और यह कब आएगा? व्हेन दे विल कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ लाइफ हैज बीन पास्ड बाय जीसस क्रिस्ट। जब लोगों को ये पता चलेगा जीसस क्रिस्ट कौन थे, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, बाइबल में क्या बताया गया, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बाइबल लैटिन में लिखी गई थी, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करना इतना कॉम्प्लेक्स था कि जो पादरी वर्ग था वो करने ही नहीं दे रहा था। मैंने अपने एक क्लास में मैंने बताया था, जब मैंने फॉर्म्स ऑफ प्रोस पढ़ाया था, कि बाइबिल का ट्रांसलेशन सबसे पहले आदमी जिन्होंने किया था, जॉन वाइक्लिफ नाम था। उन्होंने बाइबिल का ट्रांसलेशन, ही ट्रांसलेटेड द बाइबिल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश इन 1382। एंड व्हाट हैपेंड विद दैट मैन? ही वाज सेट इनटू फायर। उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है, लोग उनको जला देते हैं। अब आप कहेंगे क्यों जला देते हैं? इसलिए जला देते हैं कि एक माइंड सेट होता है, एक मानसिकता होती है कि धर्म के नाम पर जो मैं लोगों से खिलवाड़ कर रहा हूँ, अगर इसकी हकीकत लोगों को पता चल जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए क्या किया गया कि जॉन वाइक्लिफ वाज सेट इनटू फायर। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले क्या किया गया था कि सारी चीजें लैटिन में थी, अंग्रेजी में थी नहीं। अंग्रेजी लोग, लैटिन उतना लोग जानते नहीं थे, लैटिन वाज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो है पादरी ऊपर से क्या करते थे, तमाम आडंबर उन्होंने किया था कि आप जो है लैटिन की, जो लिखी हुई लैटिन में बाइबिल है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द पीपल विल कम टू नो द ओरिजिनलिटी ऑफ द बाइबल। और चर्च के लोग क्या करते थे, बाइबल को मिस इंटरप्रेट करते थे तमाम तरह से। ये मैं रिनेशा से पहले द मिडिल एजेस की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर क्या किया गया, लोगों को एजुकेट करने के लिए ओरली जो है ड्रामा आया, और ड्रामा में तीन लाइफ को इमिटेट किया गया। एक लाइफ जीसस क्रिस्ट की थी, जो एब्सोल्युटली आइडियल लाइफ थी। दूसरी लाइफ वहां के सेंट्स की थी, जो कि उनसे थोड़ा सा कम थे, लेकिन चूंकि वो जीसस क्रिस्ट को सन ऑफ गॉड कहते हैं, लेकिन जीसस क्रिस्ट के दिखाए हुए रास्ते पर जो इंसान चले, और जिनमें बहुत ज्यादा सज्जनता थी, जो बहुत ज्यादा धर्म प्रायण थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है क्या किया, सादगी के साथ व्यतीत किया, या जीसस क्रिस्ट के बताए रास्ते पर चले, उनको सेंट की उपाधि दी गई, जिसे अपने यहाँ संत महात्मा कहते हैं, साधु ऋषि मुनि कहते हैं। तो उनकी जिंदगी को भी लेकर के ड्रामा को परफॉर्म किया गया, ड्रामा लिखा गया। तीसरी जो जिंदगी वहां पर इमिटेट की जाती है, वह आम आदमी था, जो बहुत ऑनेस्ट होते थे, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के होते थे, स्पिरिचुअलिटी उसमें होती थी, गुडनेस होता था। तो उनकी लाइफ को भी लेकर के ड्रामा को परफॉर्म किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक वट एवर आई टोल्ड यू, आई जस्ट ओनली टोल्ड यू 3 पॉइंट। व्हाट इज ड्रामा, फिर मैंने आपको बताया एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, फिर मैंने आपको बताया अरिस्टोटल की ड्रामा पर क्या राय रही है, खासकर ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर के। ये मेरा प्रीवियस लेक्चर था, जिसको मैंने मेन मेन पॉइंट हाईलाइट किया।
और आज की क्लास जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें मैंने ये बताया कि ग्रीक से निकल करके ड्रामा जब इंग्लैंड में पहुंचता है तो वहां की हालत शुरू में क्या होती है। इंग्लैंड में ड्रामा किस एज में आता है? इंग्लैंड में ड्रामा एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आता है। जब इंग्लैंड में ड्रामा एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आता है तो ड्रामा की हालत क्या है? ड्रामा की हालत ये थी कि ड्रामा पूरी तरह से चर्च मेन के हाथ में था। चर्च ही सेंटर था। धर्म को ही आधार बना करके पूरा ड्रामा रचा जाता था। जैसे अगर आपने यहाँ देखेंगे भक्ति काल है। भक्ति काल में चाहे कबीर आए हों, चाहे तुलसी आए हों, चाहे आपके रहीम आए हों, चाहे उसके पहले सूरदास आए हों, सभी लोगों ने रिलीजन गॉड और गॉडेस को लेकर के किया। तो ऐसा नहीं केवल ये इंग्लैंड में रहा है, इंग्लैंड के अलावा दुनिया के हर हिस्सों में जो भी लिटरेचर निकला वो रिलीजन से ही जा करके निकला। तो ऐसे ही वहां का जो ड्रामा निकलता है वो बाइबिल से निकलता है। और बाइबिल में तीन तरह के कैरेक्टर बाइबिल से उन्होंने लिए, बाइबिल से और सोसाइटी से। दो कैरेक्टर तो उन्होंने बाइबिल से लिया। एक कैरेक्टर आपका कौन से थे? जीसस क्रिस्ट, जिसको उन्होंने सन ऑफ गॉड कहा। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया? सेंट्स को लिया, जैसे सेंट अगस्टीन, सेंट कैथरीन, सेंट जोसेफ, सेंट जॉन, बहुत सारे जो ऋषि मुनि टाइप के वहां के थे। तीसरा कैरेक्टर उन्होंने आम आदमी से लिया और वो जो आम आदमी थी उसको उन्होंने फॉलो किया। अब देखिए यहीं से आपका जो मैंने पीडीएफ फाइल सेंड किया है वो यहीं से शुरू हो रहा है। मैं एक एक लाइन पढ़ता चल रहा हूँ। एंड जस्ट आई वांट मीन्स मुझे उम्मीद है कि यू विल एंजॉय द होल सेशन एंड यू विल कम टू नो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू क्लियर। सबसे पहला पॉइंट है मिरेकल प्ले। It is a type of late medieval drama written in a variety of verse form। देखिए किसमें लिखा गया? वर्स फॉर्म में। It had as its subject matter either a story from the Bible। स्टोरी कहाँ से ली गई? बाइबल से, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बाइबल ही सब कुछ था वहीं से। आर एल्स द लाइफ एंड मर्टरडम ऑफ सेंट। आप देखिएगा, या तो बाइबल से सब्जेक्ट मैटर लिया गया या तो किसी सेंट की जीवन को आधार बना करके लिखा गया। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट के जीवन को आधार बना करके जो प्ले लिखा गया, जो प्ले कंपोज किया गया, उसको क्या कहा जाता है? उसको मिरेकल प्ले कहा जाता है। If anyone asks you what is miracle play is a type of play based on the life of saints. In a very simple language, you will come to know. Miracle play is a type of play based on the life of saints। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि मिरेकल प्ले डिनोट्स ओनली ड्रामा बेस्ड ऑन सेंट्स लाइफ। जो मैंने अभी आपको बताया वही आगे कह रहा है कि मिरेकल प्ले वह प्ले है जिसमें केवल सेंट्स की जिंदगी को आधार बना करके लिखा गया। कोई भी सेंट, सेंट अगस्टीन, सेंट कैथरीन, सेंट जोसेफ, सेंट मदर टेरेसा जैसे रही, तो अगर मदर टेरेसा की लाइफ पर कोई प्ले लिखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मिरेकल प्ले कहा जाएगा। दूसरी तरह का जो प्ले आता है वह है मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले क्या है? इट वॉज ओनली बेस्ड ऑन द बाइबल। इट हैज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ जीसस क्रिस्ट। इसका मतलब जीसस क्रिस्ट की लाइफ को आधार बना करके जो ड्रामा लिखा गया उसको क्या कहा जाता है? उसको मिस्ट्री प्ले कहा जाता है। तो मिस्ट्री प्ले इज अ टाइप ऑफ प्ले। और वह प्ले कौन सा है? मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले वह प्ले था जिसमें जीसस क्रिस्ट के जीवन को आधार बना करके लिखा गया था। तीसरा जो प्ले है वह आपका मोरालिटी प्ले है। और मोरालिटी जो प्ले है यह क्या था? यह सेकुलर प्ले था। और इस सेकुलर प्ले से क्या एग्जांपल है? सेकुलर प्ले से एग्जांपल ये था कि ना तो यह सेंट्स की जीवन पर था, ना ही यह जो है जीसस क्रिस्ट के जीवन पर था, बल्कि जो आम आदमी थे, आम आदमी जो थोड़ा सा धार्मिक थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, डिवोटेड थे, लॉयल टू गॉड थे। जैसे अगर मैं बात करूं जो है जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन जो है क्या है कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट भी लिखा, पैराडाइज रीगेन्ड भी लिखा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा, ही टॉक्स अबाउट गॉड। देयर इज द स्पिरिचुअलिटी इन द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन। अगर जॉन मिल्टन की जीवन को अगर आधार बना करके लिखा जाता है कोई ड्रामा तो उसको क्या कहा जाएगा? मोरालिटी प्ले। क्योंकि जॉन मिल्टन सेंट नहीं है, जॉन मिल्टन क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट नहीं है। तो तीन तरह का ड्रामा, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एक जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एवरी मैन इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। एवरी मैन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोरालिटी प्ले का।
मतलब पहला, सबसे बड़ा का मतलब सबसे पहले, और एवरी मैन का कोई आथर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच वाज द अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले। तो एवरी मैन इज द अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले, लेकिन इसके आथर का नाम नहीं पता, मतलब पता ही नहीं कौन लिखा हुआ है, उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर के आधार पे दैट इज द मोरालिटी प्ले। जस्ट आई वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ ओनली वन और टू पर्सन की आर यू गेटिंग माई वाइस, इट शुड नॉट बी वन साइडेड लेक्चर। Anyone can respond? Okay, okay. Then there is, what did I told you? I told you miracle play based on the life of saints, mystery play based on the life of Jesus Christ, morality play based on the lives of common men, और उसका उदाहरण क्या है? एवरी मैन। उसके अलावा आप देखिए कि इंटरल्यूड वर्ड आया हुआ है। इफ यू टर्न द पेजेस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ लास्ट ईयर 2011, 2009, 2013, 2016, इनमें से 4-5 साल का आप देखेंगे 2 बार इंटरल्यूड पूछा जा चुका है कि इंटरल्यूड का क्या मतलब है। तो इंटरल्यूड जो है यह लैटिन वर्ड है, और इंटरल्यूड का मतलब होता है बिटवीन द प्ले, प्ले के बीच में। फिर इसका मतलब और क्या होता है? इट वॉज अ कॉमिक रिलीफ इन द मिड ऑफ द प्ले। इंटरल्यूड का सिंपल सा मतलब क्या होता है? कॉमिक रिलीफ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉमिक रिलीफ? जब कोई ट्रेजिडी चलती है और उस ट्रेजिडी में अगर कोई कॉमिक सीन डाल दिया जाता है, तो उतना ही सीन जो है क्या कहा जाएगा? इंटरल्यूड कहा जाएगा। जैसे अगर जीसस क्रिस्ट की जिंदगी को दिखाया जा रहा है, अब जीसस क्रिस्ट की जो जिंदगी थी उसमें सैक्रिफिकेशन है, सैक्रिफिकेशन के साथ साथ यू विल कम टू नो कि ही वाज प्रॉफिट एंड सेंट बाय गॉड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सच अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट वी फाइंड। अब अगर उनकी जिंदगी को जो दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा देर के लिए वहां पे कोई कॉमिक सीन डाल दी जाती है टू चेंज द टेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर, अगर वो डाल दिया जाता है तो उतना पर्टिकुलर सीन क्या कहा जाएगा? इंटरल्यूड कहा जाएगा। अभी सुबह के बैच में जब मैं मैकबेथ पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मैकबेथ में जो पोर्टर सीन है, पोर्टर सीन किसका एग्जाम्पल है? इंटरल्यूड का एग्जाम्पल है। हैमलेट में जो है ग्रेव डिगर सीन है, क्योंकि वह कॉमिक सीन को प्रेजेंट, ग्रेव डिगर जो सीन है वह कैसा एग्जाम्पल है? वह इंटरल्यूड का एग्जाम्पल है। तो इंटरल्यूड एक टेक्निक होती है, और वह टेक्निक क्या किया जाता है? वह ज्यादातर ट्रेजिडी में यूज किया जाता है। और उस ट्रेजिडी में, क्योंकि पूरा ट्रेजिडी में ट्रेजिक एक्शन होता है, लेकिन अगर उस ट्रेजिक एक्शन में कोई छोटी सी कॉमिक सीन डाल दी जाएगी तो उसका इंटरल्यूड कहा जाएगा। जब भी मैंने क्लास लिया, हमेशा इंटरल्यूड को समझाने के लिए मैंने शोले मूवी का उदाहरण जरूर दिया। या हेलो, आर यू गेटिंग माई वॉइस? या ओके, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी मैंने इंटरल्यूड का एग्जांपल दिया, मैंने हमेशा शोले मूवी का एग्जांपल दिया। और शोले मूवी से आप कैसे समझ सकते हैं? जो असरानी का रोल उसमें है वो इंटरल्यूड है। असरानी ने कोई ट्रेजिक एक्शन नहीं वहां पे प्ले किया है। आधे इधर जाए आधे उधर जाए बाकी मेरे पीछे आए, तो ये सब जो डायलॉग है वो ट्रेजिक एक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो इंटरल्यूड है। वहां कॉमिक सीन आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस तरह की एग्जांपल को लेके समझ सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको रटना क्या पड़ेगा कि इंटरल्यूड इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बिटवीन द प्ले। और ये क्या है? इट वाज अ कॉमिक रिलीफ, इसका और नाम क्या है? कॉमिक रिलीफ है। अब उसके बाद आपको ये समझना है कि और जब जैसे जैसे जो है ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे चीजें हमारे सामने आती। मैंने एक शब्द लिखा, गार्बडक। गार्बडक अंग्रेजी में पहली ट्रेजेडी है, द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश रिटन बाय थॉमस साइक्विल एंड थॉमस नॉर्टन। देन रिमेंबर दैट इस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गॉर्बडक अंग्रेजी की पहली ट्रेजेडी है। गॉर्बडक इज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश रिटन बाय थॉमस साइक्विल एंड थॉमस नॉर्टन। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश, दैट इज गार्बोडक। और गार्बोडक का एक और सब टाइटल है, फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। उसका सब टाइटल भी है फॉरेक्स एंड फॉरेक्स। उसके बाद है राल्फ राइस्टर डॉयस्टर। राल्फ राइस्टर डॉयस्टर, द फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश, अंग्रेजी की पहली कॉमेडी है, रिटन बाय निकोलस वुडल। एक वन लाइनर, एक वन लाइनर पॉइंट, ये मेरी किताब का ही मैटर है, लेकिन ये किताब इस समय ना तो अमेजॉन पे है ना ही जो है फ्लिपकार्ट पे है। एक्चुअली 1000 कॉपीज केम एंड 1000 कॉपीज वर सोल्ड वेरी सून। एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड एडिशन। मैं थर्ड एडिशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये
बहुत जल्दी आने वाली है, नवंबर लास्ट के बाद या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। तो मैंने मैंने अपने पुराने एडिशन से लेकर के आपको मैंने सेंड किया समझाने के लिए, और जब ये मैटर आपके हाथ में आ जाएगा तो क्लास आपको और अच्छी से समझ में आएगी, बिकॉज दिस थिंग्स विल बी इन योर हैंड, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो उसमें एक चीज और आता है, वो क्या है कि स्पेन, हाँ, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर द फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश, यह पहली कॉमेडी रही इंग्लिश में, रिटन बाय निकोलस वुडल, निकोलस वुडल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद वर्ड आता है स्पेनिश ट्रेजिडी। स्पेनिश ट्रेजिडी रिटेन बाय थॉमस किड। मैंने कई बार लिखा, अभी कल मैं एग्जांपल दे रहा था कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है वह किस पर बेस्ड ऑन है, थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजिडी पर, अगर आपको याद होगा। और स्पेनिश ट्रेजिडी में चूंकि कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज है और हैमलेट में भी कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज है, इसलिए वह वहां से लिया जाता है, ये कहा जाता है। स्पेनिश ट्रेजिडी की खासियत क्या है, इसमें मर्डर है, ब्लड है, गॉस्टली एटमॉस्फियर है। इट इज अ रिवेंज ट्रेजिडी, शेक्सपियर्स हैमलेट इज बेस्ड ऑन इट। सारी बातें दो लाइन में आ गई हैं। तो आपको मैंने गार्बाडक बता दिया, आपको मैंने राल्फ राइस्टर ड्राइस्टर बता दिया, आपको मैंने जो है क्या कहते हैं इसके अलावा स्पेनिश ट्रेजिडी को लेकर के बता दिया। अब उसके बाद सिंपल सा डिफिनीशन फिर वही आता है जो मैं पहले की क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रेजिडी क्या है और अरिस्टोटल का क्या ओपिनियन है। द टर्म ट्रेजिडी के बारे में कहा जा रहा है, द टर्म इज ब्रॉडली अप्लाइड, जो टर्म है इसको अप्लाई किया जाता है टू लिटरेरी एंड स्पेशली टू ड्रामेटिक, या जो है लिटरेरी और ड्रामेटिक सेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन। ट्रेजिडी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ट्रेजिडी में कैसा एक्शन होगा, ट्रेजिडी में सीरियस एक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन विच इवेंचुएट इन अ डिजास्टर्स कंक्लूजन, जिसमें क्या होता है कि एक डिजास्टर्स कंक्लूजन दिखाया जाता है फॉर द प्रोटेगनिस्ट। प्रोटेगनिस्ट भी पूछा जा चुका, व्हाट इज प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट मींस सेंट्रल कैरेक्टर। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी दो चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका ट्रेजिडी है उसमें सीरियस एक्शन होगा, पोएटिक लैंग्वेज में होगा, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि जो प्रोटेगनिस्ट होगा, जो उसका सेंट्रल कैरेक्टर होगा, उसमें उसका डिजास्टर्स कंक्लूजन होगा। डिजास्टर्स कंक्लूजन मतलब दुखदाई अंत उसका होगा, दुखद अंत होगा। डिजास्टर्स कंक्लूजन किसका? प्रोटेगनिस्ट का। अरिस्टोटल डिस्क्राइब्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेजेडी इन द पोएटिक्स। अभी कल से लेके आज तक मैंने कई बार की बात किया कि दुनिया के सबसे पहले क्रिटिक अरिस्टोटल है जो ट्रेजेडी पर बात करते हैं, और अपनी किस किताब में उन्होंने बात किया? पोएटिक्स में बात की है। और अरिस्टोटल ने क्या कहा, पूरी डिफिनीशन यहाँ पे आपको मिलेगी, लिखा हुआ है। अरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी ऑफ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, की ट्रेजेडी में एक्शन होता है दैट इज सीरियस, जो सीरियस होगा, and also as having magnitude complete in itself in the medium of poetic language। पहली बात तो उसमें सीरियस एक्शन होगा। सीरियस एक्शन को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा? पोएटिक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाएगा इन द मैनर ऑफ ड्रामेटिक, और उसका मैनर क्या होगा? ड्रामेटिक होगा। ड्रामेटिक से क्या मतलब है? ड्रामेटिक का मतलब कि उसको परफॉर्म किया जाएगा इन द मैनर ऑफ ड्रामेटिक रादर देन ऑफ नैरेटिव। जो ड्रामा होता है, ड्रामा में घटना को दिखाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ना कि नैरेट किया जाता है। नैरेट का मतलब होता है कहानी सुनाना, कहानी बताना। नावल में कहानी बताई जाती है, ड्रामा में कहानी दिखाई जाती है। यही दोनों में फर्क है कि ड्रामा जो होता है वह एक्शन उसमें होता है, और उसमें जो होता है उसमें क्या होता है? नैरेशन होता है, नैरेटिव प्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग इंसिडेंट्स अराउजिंग पिटी एंड फियर। साथ ही साथ उसमें क्या होगा? पिटी एंड फियर होगा विद कैथार्सिस, और साथ ही साथ कैथार्सिस होगा। अभी अभी ये बात चल रही थी कि कैथार्सिस क्या है, हेमार्सिया क्या है, उसको बताइए। तो अब हम उसी पर एक एक पॉइंट करके आ रहे हैं। जो ये तो आपको देखिए अरिस्टोटल की डिफिनीशन से आपको तीन चीजें पता चली कि ड्रामा जो ट्रेजेडी होगा उसमें सीरियस एक्शन होगा, नंबर वन पॉइंट। वह सीरियस एक्शन किस मीडियम में बताया जाएगा? पोएटिक लैंग्वेज में बताया जाएगा, नंबर टू पॉइंट। फिर उसके बाद ये क्या कहा गया कि जब आप उसको पोएटिक लैंग्वेज में बताएंगे तो वह ड्रामेटिक होना चाहिए, जो उसका मैनर होगा, मतलब जो प्रेजेंटेशन होगा वह कैसा होगा? ड्रामेटिक होगा, ना कि नैरेटिव होगा। दैट विल बी ड्रामेटिक, नॉन नैरेटिव, वो ड्रामेटिक होगा, ना कि नैरेटिव होगा। उसके बाद उन्होंने एक चीज और बताने की कोशिश की है कि उसमें पीटी और फियर होगा, कैथार्सिस होगा, जो आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बातें अरिस्टोटल ने किस में कही है? अपनी किताब पोएटिक्स में कही है।
आगे अगर आप देखेंगे कहते हैं कि कैथारसिस, कैथारसिस मीन्स परगेशन और प्यूरिफिकेशन। जैसे आपको मैंने बताया कि इंटरल्यूड का मतलब है लैटिन बिटवीन द प्ले या कॉमिक रिलीफ। आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा कि कैथारसिस मीन परगेशन और प्यूरिफिकेशन। और ये सब कैसे उत्पन्न होता है? कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब कोई हीरो जो है स्टेज पर सफर करता है तो उसकी सफरिंग को जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वे अपनी सफरिंग मान लेते हैं और वे भूल जाते हैं कि स्टेज पर जो सफर कर रहा है दैट इज द कैरेक्टर। अल्टीमेटली कि व्हाट इज प्रेजेंटेड ऑन स्टेज दैट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू इन्वॉल्व योरसेल्फ in such a way कि you forget your position and you just go in forgetfulness या obliviousness। it's a state of mind या एक state of mind होता है जब आप अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं और कैरेक्टर के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है या आपके साथ होगा। देन टीयर्स कम फ्रॉम योर आईज, टीयर्स रोल थ्रू चीक, टीयर्स कम फ्रॉम योर आईज रोलिंग थ्रू चीक। तो उसमें वो जो स्थिति होती है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, कैथारसिस कहा जाता है। तो कैथारसिस एक एक सिचुएशन है जब देखने वाला किसको देखता है, कैरेक्टर को देखता है और सोचता है कि जो कैरेक्टर स्टेज पे सफर कर रहा है वह इंसान है, अगर उसके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। वह इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसकी उस स्थिति को देख के खुद रोने लगता है। मैंने आपको बताया था बागबा मूवी को लेकर के कि कैसे जो है उसमें तू यहाँ मैं वहां जिंदगी है कहाँ का जो गाना चलता है, बहुत सारे लोग ऐसे थे, दे स्टार्टेड टू सॉब, वे सिसक रहे थे कि क्या। तो एक सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, कैथारसिस। फिर कल ही मैंने डिस्कस किया था कि एक और कॉन्सेप्ट है, वह है ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो का मतलब होता है कि अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि जो ट्रेजिक हीरो है, इट रिफर्स टू अ ट्रेजिक हीरो रिफर्स टू कि जो ट्रेजिडी का हीरो होगा वह ना तो सेटन होगा ना एंजिल होगा बल्कि क्या होगा, ह्यूमन बींग्स होगा। इसीलिए उन्होंने लिखा ट्रेजिक हीरो विल मोस्ट इफेक्टिवली इवोक बोथ आर पिटी एंड टेरर इफ हीरो इज नाइदर थारोली गुड नॉट थारोली बैड बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ। जो हीरो होगा नीदर थारोली गुड होगा ना ही बैड होगा बल्कि क्या होगा, मिक्सचर ऑफ बोथ होगा। एंड आल्सो दैट दिस ट्रेजिक इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर इफ द हीरो इज बेटर देन वी आर इन द सेंस दैट ही इज ऑफ हायर देन ऑर्डिनरी मोरल वर्थ। वह हायर होना चाहिए, एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करना चाहिए। तो ये बात उन्होंने कही कि हीरो जो होगा नीदर एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड बट द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट, और वह जो है थोड़ा सा हायर हायर होना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि एक और वर्ड है जिसका नाम क्या है, हाइमार्सिया। हाइमार्सिया में आप देखेंगे, हाइमार्सिया जो होता है इसको हिंदी में सॉरी सिंपल, इट्स अ ग्रीक वर्ड और इसको क्या कहा जाएगा, इसको अगर सिंपल वे में हम कहें एरर ऑफ जजमेंट या इट इज आल्सो नोन एज ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक का मतलब दुखद, फ्ला का मतलब वीक पॉइंट, कि जो आपका प्रोटेगनिस्ट होता है, जो आपका कैरेक्टर होता है, उसकी कोई ऐसी कमजोरी, कोई ना कोई वीक पॉइंट होगा और वही वीक पॉइंट उसके पतन का कारण बनेगा। तो दिस इज ट्रेजिक फ्लॉ। इफ यू कम टू नो कि व्हाट इज ट्रेजिक फ्लॉ, देन रिमेंबर दैट कि ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब एरर ऑफ जजमेंट। जजमेंट की आपकी गलती की वजह से आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, उससे जो आपको जजमेंट मिलता है और उसी से आपका डाउनफॉल होता है। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेजिक फ्लॉ, यू कैन गो विद मैकबेथ। मैकबेथ का आपकी नजर में ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, उसका इविल एम्बिशन, राजा बनने का ख्वाब, यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ और यही उस मतलब इविल एम्बिशन ही उसका जो है क्या है कि उसके पतन का कारण बनता है। तो इविल एम्बिशन इज ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हैमार्सिया, मींस हैमार्सिया ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ आप देखेंगे तो क्या है, उसका डिले इन एक्शन। कई बार उसको मौका मिलता है कि चाचा से बदला ले ले, लेकिन बदला नहीं लेता है और वही उसके जो पतन का कारण बनता है। तो कुछ ना कुछ वीक पॉइंट ऐसा जरूर होगा प्रोटेगनिस्ट में जो उसके जो है क्या होगा, वो जो उसके पतन का कारण बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज दैट कि ट्रेजिक फ्लॉ वन कॉमन फॉर्म। हाँ, आगे कह रहे हैं कि जो हाइमार्सिया है, हाइमार्सिया को हम ट्रेजिक फ्लॉ के नाम से या एरर ऑफ जजमेंट के नाम से जानते हैं। और वन कॉमन फॉर्म ऑफ हाइमार्सिया, हाइमार्सिया का एक दूसरा रूप इन ग्रीक ट्रेजिडीज में वह क्या है, ह्यूब्रिस है या दैट प्राइड आर ओवर तीनों शब्द आप ध्यान में रखिएगा। हाइमार्सिया का
दूसरा रूप ग्रीक ट्रेजेडी में क्या होता है, उसको ह्यूब्रिस कहा जाता है, प्राइड कहा जाता है, या ओवरवीइंग कहा जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस विच लीड्स अ प्रोटेगनिस्ट टू डिसरिगार्ड अ डिवाइन वार्निंग। अभी राजेश जी मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप ये मुझे बताइएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो ह्यूब्रिस है या जो हाइमार्सिया है, या हाइमार्सिया का ही एक रूप और आपका क्या है, ह्यूब्रिस है। ह्यूब्रिस उस सिचुएशन को कहा जाता है जब कोई विलेन या जब कोई एंटागोनिस्ट किसी डिवाइन वार्निंग को इग्नोर करे, उसको डिसोबे करे। मैंने हमेशा जब भी क्लास लिया इसको समझाने के लिए मैंने कंस का उदाहरण दिया। जब कंस जो जो है श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में बंद कर रहे थे, ले जा रहे थे, देवकी जी और वासुदेव जी को, तो यू विल कम टू नो कि एक डिवाइन वहां पे भविष्यवाणी होती है कि इनकी 8वीं संतान के द्वारा तुम मारे जाओगे, लेकिन कंस में सुधार नहीं आता है। तो इस तरह की जो वार्निंग होती है, जो डिवाइन वार्निंग होती है, जब उस डिवाइन वार्निंग को दैवी, एक तरह से हम कहें कि दैवी घोष जो होता है, अगर उसको नहीं मानते हैं, तो वह पार्टिकुलर चीज क्या कहा जाता है, उसकी वजह से जो पतन होता है, या जो वो जो है आपका हेमार्सिया होगा, उसी को क्या नाम दिया जाता है, ह्यूब्रिस। या वही आपका प्राइड की अभिमान में, घमंड में, या घमंड में चूर होकर के दैवी जो घोष था उसको निग्लेक्ट किया गया, उसको स्वीकार नहीं किए। तो दिस इज द थिंग, आई थिंक दैट यू ऑल केम टू नो अबाउट ह्यूब्रिस। यू कैन रिस्पॉन्ड मी। या ओके 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 ओके। तो आपको दो चीजें समझना है, हाइमार्सिया समझना है, और हाइमार्सिया के साथ साथ ह्यूब्रिस समझना है। हाइमार्सिया किसी भी आदमी का, कोई भी जो आम आदमी है उसका वीक पॉइंट, लेकिन ह्यूब्रिस क्या होता है, उसका संबंध डिवाइन वार्निंग से हो जाता है, बस इतने फर्क है। उसके बाद नेक्स्ट है सीनेका ट्रेजिडी। जो आपका सीनेकन ट्रेजिडी है, इस ट्रेजिडी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस ट्रेजिडी को जो लिखा गया था, वह इस पर्पज से लिखा गया था कि इसको गाया जाएगा, गुनगुनाया जाएगा। इसीलिए लिखा गया, बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। इट वाज रिटेन टू बी रिसाइटेड रादर देन एक्टेड। इसका पर्पस था कि इसको रिसाइट किया जाएगा, ना कि एक्ट किया जाएगा। एक्ट का मतलब परफॉर्म, मतलब जो सीनेकन ट्रेजिडी था उसमें म्यूजिक थी, यह मेलोड्रामा का एग्जांपल। और मेलोड्रामा जो होता है वो हमेशा सिंगिंग उसका किया जाता है, उसको परफॉर्म नहीं किया, वो गा करके बताया जाता है, सिंगिंग फॉर्म में होता है सीनेकन। इट वाज रिटेन टू बी, एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये कहीं पे भी नहीं कि कोई पॉइंट मैं लीव कर रहा हूँ या कोई पॉइंट मैं, मिरेकल से लेकर सीनेकन तक मैं आया, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब, ये अब आपके हाथ में। नाउ द बॉल इज इन योर बास्केट, इन योर हैंड, की इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। जितनी टाइम आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका बेहतर होगा। और जब भी मैंने फीडबैक पाया, लोगों ने मुझे यही कहा कि जिस हिसाब से आप सिंपल वे में समझाते हैं, एक बार अगर मैं पढ़ लूँ तो आई विल नेवर फॉरगेट। तो ये चीज आपको ये ध्यान में रखना कि पॉइंट वाइज है, सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें आप अगर पेपर खोलेंगे, और ये सब क्या है, यही टर्म भी है। मैंने अभी जब आपको मैं बता रहा था कि टर्म रिलेटेड टू ड्रामा, तो टर्म रिलेटेड टू ड्रामा यही है, अलग से टर्म रिलेटेड टू ड्रामा आपको नहीं पढ़ना। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो इसका मतलब आपने टर्म रिलेटेड टू नॉवेल कवर कर लिया है, टर्म रिलेटेड टू प्रोज अभी आपने कवर किया, अब आप टर्म रिलेटेड टू ड्रामा या टाइप्स ऑफ ड्रामा कवर कर रहे हैं। तो सीनेकन ट्रेजेडी क्या है, सीनेकन ट्रेजेडी को रिसाइट किया जाता है, ना कि एक्ट किया जाता है। इट प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड एलिजाबेथन प्लेस। इट हैज ब्लड, टेरर, मर्डर एंड घोस्टली एटमॉस्फेयर। ये सीनेकन ट्रेजेडी में भी रिवेंज कॉन्सेप्ट है, घोस्टली एटमॉस्फेयर है, और जो भी एलिजाबेथन प्ले आता है वो सीनेकन ट्रेजेडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अब उसके बाद जो लिखा हुआ है वह है क्या, शेक्सपियरन ट्रेजेडी। शेक्सपियरन ट्रेजेडी का मतलब कि ग्रीक ट्रेजेडी कई बार बात हो चुकी है, अभी सुबह की क्लास में हम लोगों ने कई बार बात किया, और इस क्लास में भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेजेडी है शेक्सपियरन ट्रेजेडी, उसकी क्या खासियत है। इट इमर्ज्ड इन एलिजाबेथन एजेस। पहला पॉइंट की एलिजाबेथन और जैकोबियन एजेस में आया है। एलिजाबेथन और जैकोबियन एजेस से जो मतलब है, उसका सिंपल सा मतलब यही है कि 1558 से 1603, और 1603 से लेकर 1625। तो यू विल कम कि यह जो आता है, यह कब आता है, इट इमर्ज्ड इन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एजेस। किस एज में आता है, एलिजाबेथन और जैकोबियन एजेस में आता है।
सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि इट डिस्कार्डेड द थ्री यूनिटीज। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में थ्री यूनिटीज नहीं, और वो थ्री यूनिटीज क्या है? टाइम, प्लेस एंड एक्शन। It did not believe that poetic medium is only the medium to compose tragedy। यह इस पर विश्वास नहीं करता कि केवल पोएटिक लैंग्वेज ही ट्रेजेडी में यूज किया जाना चाहिए। इट डिड नॉट गिव वैल्यू टू डेस्टिनी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में डेस्टिनी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। पहले भी मैं बता चुका हूं कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कैरेक्टर इज डेस्टिनी, आपका चरित्र ही आपका भाग्य है। एज यू सो यू विल रीड, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो शेक्सपियर ने अपनी ट्रेजेडी में ना तो थ्री यूनिटीज को इंपॉर्टेंस दिया, ना कोरस को इंपॉर्टेंस दिया, ना ही ये कहा कि केवल पोएटिक लैंग्वेज यूज किया जाएगा, बल्कि प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किए हैं। फिर आगे है, इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हीरो इज इन सेंटर नॉट हीरोइन। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरो सेंटर में, हीरोइन सेंटर में नहीं है। देयर इज नो पोएटिक जस्टिस एंड कोरस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में पोएटिक जस्टिस नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोएटिक जस्टिस शब्द का यूज किसने किया है? पोएटिक जस्टिस शब्द का यूज थॉमस राइमर ने किया है। THOMAS, थॉमस राइमर, RHYMER। अगर कोई आदमी ये पूछता है कि पोएटिक जस्टिस होता क्या है, जब राइटर खुद जो है जज बन करके आए और ये बताने लगे कि मैकबेथ ने गलत काम किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कोई भी डायलॉग आप ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें खुद शेक्सपियर आए और वो कह रहे हो कि मैकबेथ ने गलत किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि देयर इज नो पोएटिक जस्टिस एंड कोरस इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। फिर उसके बाद है, वीमेन बिकम द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द हीरो इन शेक्सपियर। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कि जो हीरो है उसके डाउनफॉल में वीमेन और सुपर नेचुरल कैरेक्टर, जैसे मैकबेथ के डाउनफॉल में लेडी मैकबेथ का रोल कम नहीं रहा है, हैमलेट के डाउनफॉल में उसकी माँ का रोल कम नहीं रहा है। आप ओफिलिया को तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी माँ का रोल किसी न किसी वे में जरूर रहा है। उसके बाद एक और चीज आप देखेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक क्लास बट दे आर ट्रीटेड एज कॉमन मैन फ्रॉम मैनर एंड नेचर। ज्यादातर कैरेक्टर राजा रानी होंगे, लेकिन उनका जो नेचर होगा वह आम आदमी जैसा ही होगा। नेक्स्ट है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट। उसमें दोनों है, ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट, मैंने बताया था, प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज है। आगे लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग सोल। इसमें जो है मानव से संबंधित जो उसकी आत्मा है उसको ग्लोरीफाई की गई, मतलब जो जो मेल है या जो इंसान है उसकी बहुत तारीफ की गई है। अगर याद होगा आज ही मैंने सुबह में एक लाइन लिखवाया था जो हैमलेट ने बोला है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज। मैन कितना शानदार बनाया गया है, क्योंकि रिनेशा का समय था और रिनेशा के समय में इंसानों की तारीफ बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी। तो मुझे लगता है कि इस पार्टिकुलर पेज को यू आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड। एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ताकि मैं अगला अपना पीडीएफ फाइल करके आगे बढ़ूं। ओके 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 ओके। नाउ द नेक्स्ट दैट इज व्हाट कि इसमें उदाहरण दिया गया कि शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो टीटस एंड्रोनिकस 1590 में इज द फर्स्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर। उसके अलावा शेक्सपियर की और ट्रेजिडीज हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर वेल नोन ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर। ये सब चीजें शुरू में भी बताया गया था और मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बताया था कि अगर कभी भी समझना है तो चारों को मिला के आपको केवल हुक्म लिखना है, HOKM शॉर्ट में। H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। हुक्म HOKM, कभी आप भूलेंगे नहीं। पहले हैमलेट आया 1602 में, 1603 में कोई ट्रेजिडी नहीं, 1604, 1605, 1606। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। देन यू विल कम टू नो कि रोल ऑफ फेयर एंड फाउल सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स इज अदर पॉइंट ऑफ शेक्सपियर। मतलब सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स भी शेक्सपियर की ट्रेजेडी में रहे हैं। फिर से मैं समराइज करना चाहूंगा कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में थ्री यूनिटीज नहीं है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कोरस नहीं है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में पोएटिक जस्टिस नहीं है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में प्रोज और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है, ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एक्शन है। शेक्सपियर की
मेल ओरिएंटेड है। मेल ओरिएंटेड मतलब कि पुरुष समाज ही हावी है, इसीलिए देखेंगे चारों ट्रेजेडी का नाम पुरुष कैरेक्टर पर ही, मेल कैरेक्टर पर ही रखा गया है। फीमेल जो है वहां पर आपको शेक्सपियर की कॉमेडी में हावी है। इसीलिए जॉन रस्किन कहते हैं कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देयर इज नो हीरो बट हीरोइंस, कि शेक्सपियर की कॉमेडी में हीरो नहीं है, केवल हीरोइंस है। तो शेक्सपियर की कॉमेडी में हीरोइंस हावी हैं और शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हीरोज हावी हैं, मेल हावी हैं। आगे है एक और तरह का ड्रामा, क्योंकि अब हम लोग ड्रामा के टाइप्स को पढ़ रहे हैं, तो ड्रामा के टाइप्स में आपने ये देखा ड्रामा क्या है, ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या है, ग्रीक ट्रेजेडी क्या है, शेक्सपियन ट्रेजेडी क्या है। अब एक और तरह का ड्रामा है जिसका नाम है हीरोइक ट्रेजेडी। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और हीरोइक ट्रेजेडी जो आई थी यह रेस्टोरेशन एज में आई थी। तो हीरोइक ट्रेजेडी को एक और नाम दिया जाता है, उसका क्या नाम है, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आपको ये लगेगा कि मैटर बहुत ज्यादा हो जा रहा है एक क्लास में, क्योंकि पॉइंट वाइज है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लिखना बहुत ज्यादा है नहीं, तो हर लाइन में क्वेश्चन है। इफ यू फाइंड कि दैट यू आर गोइंग टू ओमिट एनी पॉइंट या इट इज गोइंग टू एक्स्ट्रा, जस्ट गिव मी सिग्नल और मैं उसको वहीं पर कंक्लूड कर दूंगा। कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा उसको चीजों को करें। वो मैं बहुत ज्यादा लूंगा तो 20 मिनट और लूंगा, मैं चाहूंगा कि इस पेज को मैं कवर कर दूं। तो यू विल कम टू नो कि हैमलेट, सॉरी, हीरोइक जो ट्रेजेडी है, इट वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में आया था। और जॉन ड्राइडन जो है हीरोइक ट्रेजेडी के बड़े राइटर हैं, और जॉन ड्राइडन ने कहा जो हीरोइक ट्रेजेडी है, an heroic play ought to be an imitation in little and heroic poem and consequently love and valor। जिस पॉइंट को मैं कहूंगा या मैं ठहरूंगा, जहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जॉन ड्राइडन ने कहते हैं कि लव और वैलर जो है हीरोइक ट्रेजेडी का थीम है। दो शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से दो शब्द हैं, लव एंड वैलर। आई वुड लाइक टू टेल यू कि जॉन ड्राइडन ये कहते हैं कि लव और वैलर जो है हीरोइक ट्रेजेडी का थीम है। हीरोइक ट्रेजेडी कब आई थी, रेस्टोरेशन एज में आई है। व्हेन डिड इट कम, इट केम इन रेस्टोरेशन एज। राइटर उसके कौन से सबसे बड़े रहे हैं, जॉन ड्राइडन रहे हैं। उसके बाद आपको एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, एन हीरोइक प्ले आर्ट टू बी एन इमिट। हाँ, फिर उन्होंने कहा आगे कि जो हीरोइक ट्रेजेडी है, द हीरो स्टैंड्स टू शो एब्सोल्यूट वैलर। जो हीरो होगा वह एब्सोल्यूट वैलर का सिंबल होगा, एंड हीरोइन ब्यूटी। यह दूसरा क्वेश्चन बनता है। जो हीरोइक ट्रेजेडी है वह शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से अलग है। उसमें दो ही सब्जेक्ट मैटर है हीरोइक ट्रेजेडी में, एक तो लव है, दूसरा वैलर है। जो हीरो होगा वह वैलर का सिंबल होगा, और जो हीरोइन होगी वह ब्यूटी की। और कैसा वैलर, एब्सोल्यूट वैलर। उसकी इतना कोई बहादुर ही नहीं होगा और हीरोइन की इतना कोई खूबसूरत ही नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि उनको इनके अंदर डिविनिटी है, डिवाइन ब्यूटी है, और जो उनको डिवाइन पावर मिला हुआ है, मतलब जस्ट इम्बेलिश विथ celestial divine, celestial power and beauty, you will come to know such a type of thing you find। और उसका जो एग्जाम्पल है, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज अ रिमार्केबल हीरोइक ट्रेजेडी। शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा मेड द ग्राउंड फॉर ऑल फॉर लव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो जॉन ड्राइडन है उनका जो प्ले है ऑल फॉर लव 1678 ईस्वी में आया, या किसका एग्जाम्पल है, हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। इसका थीम क्या है, लव और वैलर है। हीरोइन किसका सिंबल है, एब्सोल्यूट ब्यूटी का सिंबल है। हीरो किसका सिंबल है, एब्सोल्यूट वैलर का सिंबल है। और जितनी भी हीरोइक ट्रेजेडी रही है, सब का सब हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। जो भी हीरोइक ट्रेजेडी रही है किस में लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। दूसरा चीज आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है, जो समझने की कोशिश करना है, कि हीरोइक ट्रेजेडी में ऑल फॉर लव एक ऐसा रहा है कि उस ऑल फॉर लव में आप देखेंगे कि ऑल फॉर लव एक ऐसा प्ले रहा है जहां पर कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, कि ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन का रहा है 1678 ईस्वी में आया हुआ, लेकिन ऑल फॉर लव ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितनी भी हीरोइक ट्रेजेडी ज्यादातर वह सब की सब हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, लेकिन ऑल फॉर लव ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है।
और ऑल फॉर लव किस पर आधारित है? शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा पर। फिर आगे लिखा जा रहा है कि बाई हीरोइक पोयम ड्राइडेन मीन करें, हीरोइक पोयम का मतलब जो है ड्राइडेन का कि वह एपिक से है, एंड द प्लेज अटेम्प्ट टू इम्यूलेट द एपिक बाय इम्प्लाइंग इट्स प्रोटेगनिस्ट अ लार्ज स्केल वॉरियर। जो भी रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है, जो भी हीरोइक ट्रेजेडी है, उसका जो हीरो होता है वह लार्ज स्केल वॉरियर होता है, उसके इतना बड़ा योद्धा कोई होता ही नहीं है। whose actions involve the fate of an empire, and by having all the characters speak in an elevated and elaborate style। और इसमें जो स्टाइल होती है वह क्या होती है? एलाबोरेट, हाइपर बली का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ एलाबोरेट स्टाइल, ओवर स्टेटमेंट होगा, हाइपरबली होगा, एग्जाजरेशन होगा, और लार्ज स्केल वॉरियर होगा, हीरोइक कपलेट में लिखा जाएगा। ये सारी चीजें हम पाते हैं। और वह एक राज्य का मालिक होगा, उसके पतन का मतलब होगा कि पूरे साम्राज्य का पतन होना, जैसा कि ऑल फॉर लव में दिखाया गया है। और एक और क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, ऑल फॉर लव का सब टाइटल क्या है? द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। अगर आपको याद हो, या अगर आपको मेरी आवाज जा रही हो, कि ऑल फॉर लव का जो सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट है। मेरी मोबाइल की बैटरी मात्र 15% है, मैं थोड़ा सा कवर करूंगा, ये दो चार्जिंग पे मैंने इसको लगा दिया है। सो ये चीजें रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक और तरह की ट्रेजिडी है, मॉडर्न ट्रेजिडी। मॉडर्न ट्रेजिडी में कहा जा रहा है कि द कैरेक्टर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेजिडी आर कॉमन मैन। मॉडर्न ट्रेजिडी मॉडर्न एज में आई है, और इसकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वे मॉडर्न मैन होते हैं। आर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स एंड डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेजिडी। आर्थर मिलर जो है अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है, और उन्होंने दो ड्रामा लिखा, ऑल माई सन्स और डेथ ऑफ अ सेल्समैन। एक इसका एग्जाम्पल है, यह मॉडर्न ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मैंने ट्रेजिडी को लेकर के जितनी बातें बताई, आर यू एबल टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट आर नॉट? यू कैन रिस्पॉन्ड, यू कैन ईदर वन और टू। अगर किसी को क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, चूंकि ट्रेजिडी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने शुरू से उठाया मॉडर्न एज तक मैं लेके गया हूं, किसी को कोई दिक्कत। अल्फा लव का सब टाइटल है द वर्ल्ड विल लॉस्ट। वर्ल्ड माने संसार वाला रहेगा, विल माने अच्छा, लॉस्ट माने खोना, LOST। और किसी को कोई अगर जरा सा भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स, इसका मतलब कि आप सारे लोगों ने ग्रास्प कर लिया। तो लेट मी स्टार्ट कॉमेडी की कॉमेडी क्या है। जो कॉमेडी है उसमें उन्होंने बताया कि कॉमेडी फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, from the earliest days, drama has been divided broadly into two kinds, tragedy and comedy. The one dealing with the dark side of life। अभी मैंने बताया था कि ट्रेजिडी में डार्क साइड ऑफ लाइफ होता है, द अदर विथ इट्स लाइट साइड, और जो कॉमेडी होती है उसमें लाइट साइड। देखिए, किसी भी लेक्चर की खूबसूरती ये चीज होती है कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को सिंपल वे में आपको प्रेजेंट कर दिया जाए। आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करता, एग्जामिनर डजंट एक्सपेक्ट, शमीम डजंट एक्सपेक्ट, या एनी अदर पर्सन डजंट एक्सपेक्ट कि यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट। You should try to get the particular word which tells the beauty of that literature। जैसे अगर मैंने ट्रेजिडी वर्ड यूज किया, अनहैप्पी एंडिंग माइंड में आना चाहिए, डार्क साइड लाइफ ऑफ माइंड में आना चाहिए, ग्रेव यार्ड माइंड में आना चाहिए, डिसमेइंग एटमॉस्फेयर माइंड में होना चाहिए, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स माइंड में आना होना चाहिए, हॉरिबल, ऑल दीज थिंग्स, मतलब सब कुछ ये माइंड में, तो ऑलरेडी आप समझ गए कि हाँ ये ट्रेजिडी है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया, उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्रेजिडी है वह डार्क साइड ऑफ लाइफ को, कॉमेडी लाइट साइड ऑफ लाइफ को। ट्रेजिडी एम्स एट इंस्पायरिंग विद अस पिटी एंड आर। ट्रेजिडी में पिटी और फियर होता है, कॉमेडी एम्स एट इवोकिंग आर लाफ्टर, और कॉमेडी में हंसी के फुहारे होते हैं। लाफ्टर मतलब हैप्पी एंडिंग का मतलब ही लाफिंग होगा, रिडिकुलस एटमॉस्फेयर, लाफ्टर होगा, म्यूजिक होगा, लव होगा, तमाम तमाम इमोशन और फीलिंग्स होगा। यू विल गेट दिस पॉइंट। इन ट्रेजिडी द कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन सर्कमस्टांसेस। करें ट्रेजिडी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वे ऐसे सर्कमस्टांसेस में इन्वॉल्व होते हैं दैट इम्पेल देम टूवर्ड्स अनहैप्पी फेट, उनका दुखद अंत होता है। इन कॉमेडी दो फॉर्च्यून में बी अनकाइंड, कॉमेडी में कुछ समय के लिए स्थितियां आपके फेवर में नहीं होंगी, इट ऑल कम्स राइट इन द एंड, लेकिन अंत में सब कुछ समापन सही होगा।
याद होगा कि शेक्सपियर ने टाइटल ही यही लिखा था, ऑल एंड्स ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, इस तरह से करके ऑल एंड्स दैट एंड्स वेल, आई एम मिसिंग द पर्टिकुलर लाइन। तो यह मीजर फॉर्म मीजर रहा है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, सच अ टाइटल यू विल गेट, जहां पे वो कॉमेडी में खुद ब खुद बताता है कि क्या चीजें रही हैं। ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल करके, या तो यू विल कम टू ने ये चीज रही है। फिर दूसरा उसी का पैसेज है कि ट्रेजिडी जो है इन ग्रीक ड्रामा डील्स विद द फेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाई बर्थ, उसमें हाई बर्थ के लोग होते हैं, एंड स्टेशन, किंग्स, प्रिंसेस एंड देयर हाउस होल्ड। कॉमेडी विद पीपल ऑफ मच लेस इंपॉर्टेंस, ध्यान में रखिएगा, जो ग्रीक ट्रेजिडी होगा उसके कैरेक्टर जो होंगे वो बड़े घराने के होंगे, लेकिन ग्रीक कॉमेडी के जो कैरेक्टर होंगे वो लेस इंपॉर्टेंस होंगे। द एटमॉस्फियर ऑफ ट्रेजिडी इज सॉबर, जो एटमॉस्फियर ट्रेजिडी का होता है वह गंभीर होता है, सीरियस होता है, एंड कॉमेडी का मर्थफुल और लाइट होता है। बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी एम एट गिविंग प्लेजर, दोनों का मकसद प्लेजर ही देना होता है, क्योंकि पूरे लिटरेचर का मकसद प्लेजर ही देना होता है। वो एक अलग मुद्दा होगा, मैं बाद में बताऊंगा कैसे प्लेजर एक स्लोगन है कि आर्ट फॉर आर्ट से। This is obvious enough as regards comedy. Tragedy does afford pleasure and of a lofty order. Tragedy purified the feelings, comedy refined the conduct. ये लाइन पूछी जा चुकी है। ट्रेजिडी प्यूरिफाइड द फीलिंग, ट्रेजिडी हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और कॉमेडी हमारे आचरण को बेहतर बनाती है। दोनों शब्दों को ध्यान में रखना कि इतना छोटा सा वर्ड लेकिन कितनी बेहतरीन बात की। ट्रेजिडी प्यूरिफाइड द फीलिंग, कॉमेडी रिफाइंड द कंडक्ट। The one raised the audience morally and spiritually, the other corrected its social feelings. अगर ट्रेजेडी आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, तो जो कॉमेडी वह सामाजिक रूप से हमें क्या करती है, करेक्ट करती है। फिर उसके बाद क्या है, रोमांटिक कॉमेडी, या उसी को एलिजाबेथन कॉमेडी या शेक्सपियरियन कॉमेडी कहा जाता है। अभी तक जो बात थी कि कॉमेडी क्या है, ट्रेजेडी क्या है, ग्रीक ट्रेजेडी क्या है, ग्रीक कॉमेडी क्या है, अब जो बात होगी वो शेक्सपियरियन कॉमेडी पर होगी। शेक्सपियरियन कॉमेडीज आर रिटेन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। सम स्पीचेज आर आल्सो इन प्रोज फॉर्म, कुछ उसके स्पीच प्रोज फॉर्म में होते हैं। बोथ द मेजर एंड माइनर प्लॉट, इसमें दो प्लॉट होते हैं, मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट। इट बिगिंस विद म्यूजिक, लव एंड ब्यूटी, इसमें म्यूजिक है, लव है, ब्यूटी है। इन इट हीरोइंस आर इन सेंटर, इसमें हीरोइन सेंटर में है। ऑफन डिसगाइज्ड फॉर्म, डिसगाइज फॉर्म में आप देखेंगे पोर्सिया भी डिसगाइज फॉर्म में रही है, वायला ओलिविया भी डिसगाइज फॉर्म में। तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं ऑलरेडी। डिसगाइज का मतलब कि वो अपना रूप बदल देती हैं, या अपना जो है क्या कहते हैं कि जो उनका असली रूप होता है उसको डिसगाइज फॉर्म में छुपा करके वो रहती है। इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज, अ वेरी स्वीट एंड मेलोडियस लाइन की शेक्सपियरियन कॉमेडी का जो समापन होता है। इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। इट हैज बोथ द ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है पॉजिटिव एटीट्यूड, इसमें जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर होते हैं वो भड़काने का काम नहीं करते, बल्कि हीरो और हीरोइन को मिलाने का काम करते हैं। उनके बीच में जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। Romantic comedy was developed by Elizabethan dramatists on the model of contemporary prose romance, थॉमस लॉजेस रोजालिन। ये भी चीज पूछा जा चुका है कि जो रोमांटिक कॉमेडी है, खासकर शेक्सपियर की कॉमेडी, वह उस जो एज यू लाइक इट है वह किस पर आधारित है, थॉमस लॉज की रोजालिन पर आधारित है। 1599 ईस्वी में एज यू लाइक इट आया हुआ है, थॉमस लॉज का रोजालिन 1550 ईस्वी में आया हुआ, वह उस पर आधारित है। फिर अब क्या कहने की इसमें क्या है कि सच कॉमेडी रिप्रेजेंट्स अ लव अफेयर, इसमें लव अफेयर होता है दैट इन्वॉल्व्स अ ब्यूटीफुल एंड एंगेजिंग हीरोइन। द कोर्स ऑफ दिस लव डज नॉट रन स्मूथ, कि उसमें हीरो और हीरोइन के बीच में लव अफेयर होगा, लेकिन उस लव अफेयर के बीच में दोनों को मिलने से उनके परिवार वाले मना करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन बाद में वो सारी प्रॉब्लम जो है क्या होती है, सॉल्व कर ली जाती है। इसीलिए लिखा गया इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। Such comedy represents a love affair that involves a beautiful and engaging heroine. The course of this love does not run smooth, yet overcomes all difficulties to end in a happy union. इन एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म किताब का नाम है, जो नार्थरा फ्राई ने लिखा हुआ 1957 में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताया जो शेक्सपियन कॉमेडी को डील करता है। Out that some of Shakespeare's romantic comedies manifest a movement from the normal world conflict and trouble into the green world, मतलब कि
एक जो नॉर्मल वर्ल्ड होगा उसमें ट्रबल दिखाया जाता है, लेकिन फिर बाद में वह कहाँ पे जाता है, ग्रीन वर्ल्ड में जाता है। सारी समस्याएं जो है, ऑल द प्रॉब्लम्स आर ओवरकम। या फिर उन्होंने कहा कि जैसे द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, एक एग्जांपल दिए है और ये भी पूछा जा चुका है, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कहाँ पे होता है, एज यू लाइक इट में। यू विल कम टू नो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जो रिफ्लेक्शन है वो किसमें है, इसका सेटिंग एज यू लाइक इट में है, जहाँ पे यूटोपिया का कॉन्सेप्ट है पूरा, कि सब कुछ अच्छा अच्छा, कोई चीज वहां बुरा नहीं हो रहा है। इट आर द फेरी हांटेड वुड एंड मिड समर नाइट ड्रीम्स में एक और जगह का लोकेशन दिखाया गया, दैट इज फेरी हांटेड वुड, जो मिड समर नाइट्स ड्रीम में है। इन विच द प्रॉब्लम्स एंड इनजस्टिस, जिसमें जो प्रॉब्लम्स और इनजस्टिस है ऑर्डिनरी वर्ल्ड का, वह सब डिजॉल्व कर लिया जाता है। एनिमीज रिकनसाइल, शत्रु आपस में मिल जाते हैं। एंड ट्रू लवर्स यूनाइटेड, और सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाते हैं। ये सब चीजें जो है क्या किया जाता है वहां पे, उन्होंने यूज किया है कि कैसे शेक्सपियरियन कॉमेडी की खासियत है। तो शेक्सपियर की कॉमेडी में क्या है, हीरोइन सेंटर में है, लव है, म्यूजिक है, हैप्पी एंडिंग है, इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। और साथ ही साथ यह कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ इन शेक्सपियरियन कॉमेडी। सुपर नेचुरल कैरेक्टर पॉजिटिव है, हीरो हीरोइन को मिलाने का काम करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, मेजर प्लॉट है, माइनर प्लॉट है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, कुछ डायलॉग्स प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अब आप मुझे बताइए कि इतना बताने के बावजूद क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शेक्सपियर कॉमेडी को समझने में? आई वांट टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ एनीवन। अच्छा, ओके, थैंक्स। देयर इज फार्स। फार्स भी एक तरह का कॉमेडी होता है, और कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल एंड हार्टी लाफ्टर। यही तीनों शब्द आपको ध्यान में रखना है, सिंपल हार्टी लाफ्टर। इतना अगर आपने ध्यान में रख लिया तो फार्स तैयार हो गया। फार्स का मतलब ये होता है कि जब आपको इतना हंसाए कि सिंपल, और कि आप पेट पकड़ के हंस रहे, जैसे लोग कहते नहीं कि मुझे इतना उसने हंसाया कि मैं पूरा पेट पकड़ के, तो ये जो हंसाने का तरीका होता है ये क्या होता है, फार्स की टेक्निक होती है। इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी, या कॉमेडी का एक रूप होता है डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। हार्टी माने हृदय से वह जो हंसता है। टू डू सो इट कमांड इम्प्लाइज हाईली एग्जैजरेटेड, और इसमें कभी कभार बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा के किया जाता है, कैरी केचिंग टाइप्स कैरेक्टर होते हैं। पुट्स देम इनटू इम्प्रोबेबल एंड द ल्यूडिक्रस सिचुएशन एंड मेक्स फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्सअप। और वे सेक्सुअली मिक्सअप करते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता। फर्स्ट इट वाज यूज्ड इन मेडिवल रोमा मिरेकल प्लेस, पहले इसका यूज मेडिवल मिरेकल प्लेस में किया गया था। बाद में दिखा रहे हैं शेक्सपियर का द टेमिंग ऑफ द श्रू। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर द टेमिंग ऑफ द श्रू and the merry wives of Windsor have the features of farce. Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest 1895 में is also the example of a farce comedy. तो फार्स में 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सिंपल एंड हार्टी लाफ्टर, बस एक पॉइंट। फिर आपको और क्या ध्यान में रखना है, शेक्सपियर का मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये जो है किसका एग्जांपल, उसका। ऑस्कर वाइल्ड का द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, these are the example of what, these are the example of farce। लाफ्टर, उसमें लिखा हुआ है पहली लाइन में ही, इट इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी डिजाइन टू प्रोवोक द ऑडियंस टू सिंपल हार्टी लाफ्टर। डिड यू गेट द पॉइंट, द वेरी फर्स्ट लाइन? Now, the next comedy is satiric comedy. It ridicules political policies or philosophical doctrines or else attacking डेविएशन। देखिए सैटिरिक कॉमेडी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सैटायर का मतलब हिंदी में होता है व्यंग। तो जिस भी कॉमेडी, जो जो कॉमेडी व्यंगात्मक टाइप की होगी, जैसे होली वगैरह जब होता है तो होली के समय बहुत सारे व्यंग वगैरह होते हैं, तो वो जो चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं, सैटिरिक कॉमेडी कहते हैं। और सैटिरिक कॉमेडी के बड़े राइटर बेन जॉनसन रहे हैं। सैटिरिक कॉमेडी इट रिडिक्यूल्स पॉलिटिकल, और इसमें राजनीतिक रूप से मतलब हंसी उड़ाई जाती है, on philosophical doctrines or else attacks deviation from social order by making ridiculous the violators of the standards of morals or manners. The early master of satiric comedy was the Greek Aristophanes। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सैटिरिक कॉमेडी लिखा है वो कौन लिखा है, एरिस्टोफेन्स ने लिखा है। शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी थे बेन जॉनसन रोट सैटिरिक
कॉमेडी, और सैटरिक कॉमेडी को कभी-कभार करेक्टिव कॉमेडी भी कहा जाता है। सैटरिक कॉमेडी इज़ आल्सो नोन एज़ करेक्टिव कॉमेडी, और जब भी क्वेश्चन पूछा गया एरिस्टोफेन से नहीं पूछा गया, बेन जॉनसन से पूछा गया है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि द वोल्पोन एंड द एल्केमिस्ट आर द फाइन पीसेस ऑफ सैटरिक कॉमेडी आर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो आई थिंक कि मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक और क्लास बची है जिसमें आप टाइप्स ऑफ ड्रामा को वी विल कंक्लूड। और आज की क्लास में मैंने आपको जो है सैटरिक कॉमेडी, फार्स, रोमांटिक कॉमेडी, एल्जाविथन कॉमेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो। तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज को यही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इतना मैटर कर लिया तब भी बहुत होगा। जस्ट मुझे क्लोज करने दीजिए रिकॉर्डिंग। ये लेट मी। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, तो थोड़ा सा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देना है कि कल शाम को कोई क्लास नहीं होगी। कल से शाम वाली क्लास जो है, चूंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा 16 तारीख तक, कल केवल मॉर्निंग वाला सेशन चलेगा, वो भी 8 बजे वाला, 8 से 9 जो भी आपका चलेगा, या 9:20 तक, 9:30 तक, जैसे भी चलेगा। तो जिनके पास मॉर्निंग में समय होगा, वो शाम वाले जो है लोग मॉर्निंग में भी जुड़ रहे हैं, मॉर्निंग वाले इवनिंग में भी जुड़ रहे हैं, जिसके पास जैसा समय होगा वो लोग वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। दूसरा चीज कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अ, अभी आपको मैंने जो बताया है वो ट्रेजेडी को, कॉमेडी को, जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। मैंने पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा इससे रिलेटेड मैटर भेज दिया, इसको कर लीजिएगा। कारण है कि दीपावली के तुरंत बाद मैंने कहा मैं 3 टेस्ट कराऊंगा। फॉर्म्स ऑफ प्रोज कराऊंगा, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा कराऊंगा, और विलियम शेक्सपियर मैं सुबह वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको कराऊंगा। इसलिए टेस्ट को सीरियसली लीजिएगा। जो पहला टेस्ट मैंने कंडक्ट कराया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। उसके लिए मैं कोई कॉमन एक ऐसा समय निकालूंगा जब सब लोग अवेलेबल रहें, चाहे उसके लिए मुझे संडे के दिन कोई टाइम रखना पड़े, क्योंकि इट विल टेक मोर देन 1 or 2 आवर पूरा एक एक क्लियर करने के लिए। अच्छा, तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो जो मेरा जो जैसे आप मेरा नंबर मांग रहे हैं, तो जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9450592038, 9450592038, ये मेरा नंबर है। लेकिन मेरी एक एडवाइस बहुत स्ट्रिक्टली लोग सुनिएगा, जो लोग शेखर भाई के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको वहीं से ही जुड़ना है। आपको ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए जो है, वो ठीक है कि मैं जो है आपको के संपर्क में रहूंगा, लेकिन प्लेटफॉर्म दोनों एक ही है, चाहे जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी हो, चाहे शेखर भाई का प्लेटफॉर्म हो, दोनों प्लेटफॉर्म एक ही है, दोनों जगह एक ही टीचर हैं। तो यू डोंट नीड टू चेंज प्लेटफॉर्म। जो लोग वहां से आ रहे हैं वो शेखर भाई से बात करेंगे, जो मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं वो मुझसे बात करेंगे। नंबर मैंने आपको इसलिए शेयर किया हुआ है कि नंबर आप ले सकते हैं, कोई चीज जो है अगर आपको मुझसे ये इंटरेक्ट करनी है ज्ञान के पर्पज से, तो यू कैन जस्ट चेंज, बट यू डोंट हैव टू चेंज द प्लेटफॉर्म। उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, स्ट्रक्चर, चूंकि वो चीज वहां से वो मैनेज हो रही है, उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आप वहीं से पूछेंगे। ज्ञान से संबंधित चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेक्चर से संबंधित चीज मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी और सारी चीजें। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं दीपावली के बाद 3 या 4 दिन और इस चीज को ओपन रखूंगा। उसके बाद शायद जो है आप एडमिशन में बंद कर दूं। तो जो लोग हैं, जैसे अभी आपने नंबर लिया, या कोई और भी जो आपके संगी साथी हैं, इफ दे वांट टू ज्वाइन, तो यू कैन से कि दे कैन ज्वाइन आफ्टर दीपावली। जल्दी से कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो अभी गांव में रह रहे हैं, दीपावली मनाने के बाद जब वो शहर में जाएंगे तो नेटवर्क की का इशू नहीं रहेगा, और दे वांट टू ज्वाइन दिस क्लास। तो ये सब चीजें हैं, बाकी और कोई ऐसी चीजें नहीं हैं। और दूसरा चीज, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं ग्रुप में भी डाल रहा हूँ कि जिन लोगों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है वो प्लीज एडमिशन ले लें। मैंने सारे लोगों के पास डिटेल भेज दिया है, और मैं इस प्लेटफॉर्म से किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बाकी सबका पता है कि इन्होंने एडमिशन लिया, किसकी क्या अटेंडेंस है, कौन फर्स्ट बैच में आ रहा है, कौन सेकंड बैच में आ रहा है, कौन दोनों बैच में आ रहा है। तो दोनों प्लेटफॉर्म से जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो एडमिशन ले लें। एक चीज। या या हेलो। हाँ जी शेखर भाई। या यू आर ऑडिबल, शेखर भाई, यू आर ऑडिबल।
या शेखर भैया। श्याम जी, देखिए, अगर आप RIELL से जुड़े हैं तो आप वहीं पे बात करिएगा। और ये चीज़ें यहाँ पे आपसे बातें नहीं की जा सकती, उसका प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ। जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है। जो शेखर भाई से जुड़े हुए हैं उस प्लेटफ़ॉर्म से आए हुए हैं उनका नंबर उनके पास है। वो सारी चीज़ें ग्रुप में भेजी जाती हैं। इट्स अ क्लास, और यहाँ पर केवल इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है, वी कांट डिस्कस दिस थिंग। हाँ, हाँ शेखर भाई। जी, बताइए। या। या। और और एक चीज़ और की जो है, जो मैटर मैंने अभी अपने ग्रुप में पीडीएफ भेजा है, वो मैं शेखर भाई के पास इंडिविजुअली अभी भेज दे रहा हूँ। वो वहाँ से अपने ग्रुप में भेजेंगे। वहाँ से उनके ग्रुप में वो चीज़ पहुँच जाएगा, चीज़ें जो है। और कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे मेरे पास कुछ मैसेज आया हुआ है, मैं थोड़े समय के लिए और जो है करूँगा कि एक तो उसमें एक चीज़ ये आ रहा है कि कुछ लोगों ने लिखा है कि शाज़िया ने लिखा कि यू डिड नॉट सेंड द पीडीएफ। एक्चुअली शाज़िया इज़ माय स्टूडेंट, तो शाज़िया, मैं आपके ग्रुप में अभी नहीं भेज पाया था, शाम को मैंने भेजा था, अभी मैं भेज दे रहा हूँ। श्याम लाल शुक्ला जी कह रहे हैं, सर आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे? ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको बता ही दिया गया है। सर साउंड बहुत लो है। संगीता जी जुड़ी हुई हैं, मैं संगीता जी का रिस्पॉन्स जानना चाहूँगा कि संगीता जी, आपको साउंड मेरी कम लग रही थी या दैट वाज़ अ नेटवर्किंग इश्यू? क्योंकि अगर साउंड कम होगा तो सबके लिए कम होगा। ईदर यू हैव नॉट रेज़्ड द वॉल्यूम ऑफ योर मोबाइल, या तो जो है वहाँ नेटवर्किंग इश्यू रहा। संगीता जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? संगीता जी? या। And there is one number 912245, I requested कि please write your name, such a number should not be reflect here। और उनका एक आया कि मैकबेथ सोरिंग एम्बिशन, मैं चैट बॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैकबेथ सोरिंग एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेसी दैट नन ऑफ वीमेन बार कैन हार्म मैकबेथ। या ये चीज रहा, जो कि किससे रिलेटेड है? ये हिकेट का वो था, और हिकेट जो उसकी थ्री विचेस की मिस्ट्रेस रही है। और एक किसको रिफर करता है? मैकडफ को रिफर करता है। तो क्या वो पूछना चाहती हैं ही आर शी? आई डोंट नो, बिकॉज देयर इज ओनली नंबर, सो आई कांट रिकॉग्नाइज जेंडर कि उनका क्या है। संगीता जी का यस सर, शिवपाल जी का भी यस सर, यस सर, व्हाट, यस सर, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। वॉइस इज नॉट कमिंग। शिवपाल जी, आर यू गेटिंग, आर यू हियर? इफ यू आर हियर यू कैन रिस्पॉन्ड मी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके, ठीक। तो आई थिंक नाउ लेट अस बाइंड दिस सेशन, एंड वी विल बी अगेन हियर टुमारो। लेकिन कल जो है शाम को कोई क्लास नहीं चलेगी, शाम वाला सेशन। और हम लोग फिर 17 तारीख को ही शाम का सेशन ले पाएंगे। बाकी मैं बीच में कुछ मैटर भेजता रहूंगा दोनों प्लेटफॉर्म पे। मेरी त,
एंड सेकंड थिंग, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आप लोगों को, खासकर दीपावली के लिए बेस्ट विशेस। यू हैव टू एंजॉय द फेस्टिवल, स्टे स्टे होम, स्टे से thanks or stay home, stay safe. If you find any problem, you can contact me anytime. Okay, thanks.